राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास में अपन ने अध्याय नंबर जो 6 है वो कंप्लीट कर लिया। तो अगर अपने सिलेबस की बात देखें तो अध्याय नंबर 1 से अध्याय नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए। वो 6 छूट रहा था बीच में, वो भी कंप्लीट हो गया। अब आज एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, अध्याय नंबर 12। क्या नाम है इसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या? आयतन। तो एक नया अध्याय अपने प्रारंभ हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, देखो ये किन का तो क्षेत्रफल निकलता है और किन का आयतन निकलता है। तो ये चीज अपन को पहले तो नॉलेज होनी चाहिए कि कहीं का तो आयतन पढ़ेंगे, किसका क्षेत्रफल आएगा। तो किसका आता है क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका आयतन होगा, कौन सी आकृतियां होगी। एक तो आकृतियां होती है 2D आकृतियां, जैसे कि आयत। क्या आयतन, आयत का कभी आयतन होगा क्या? नहीं होगा ना। क्या वर्ग अभी आयतन सुना है? नहीं सुना। तो किसका होता है आयतन? घनाभ का, शंकु का, यही होता है ना। तो ये घन घनाभ कौन सी आकृतियां हैं? 3D आकृतियां या फिर ठोस आकृतियां। कौन सी आकृतियां? ठोस आकृतियां। तो आपके जो इसका पहला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक डालो ठोस आकृतियां। पहले तो अध्याय नंबर 12 डालो, फिर उसका नाम लिखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, फिर उसके बाद टॉपिक डालो ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियां। टॉपिक डालो ठोस आकृतियां। लिखो इसमें, समझ गए ना कि ठोस आकृतियां क्या है। ठीक है ना, क्यों लिखवा रहा हूं। देखो क्षेत्रफल आयतन निकालें किनका। देखो आयत घन इनका तो मतलब आयत का, वर्ग का, इसका किनका निकलता है? ठोस आकृतियां। तो इनके बारे में लिख लेता है थोड़ा बहुत। तो ठोस आकृतियां टॉपिक डालो, इसमें लिखो ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां या आकार, ऐसी आकृतियां या आकार जिनकी तीन विमाएं, तीन विमाएं, कोष्टक प्रारंभ करो। 3 विमाएं, कोष्टक में लिखना लंबाई, कोमा चौड़ाई, कोमा ऊंचाई। 3 विमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोष्टक बंद। हो ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां ठोस आकृतियां कहलाती है। ठोस आकृतियां कहलाती है। एक मिनट इधर सुनो। देखो मैं बीएड में था तो हमारे भी पढ़ाने का वो होता था कि आपको एक चैप्टर वहां पढ़ाना होता है बच्चों के सामने। तो उस समय मेरे जो टॉपिक था ना वो यही था, घन घनाभ का। घन ठोस आकृतियां का नहीं था, घन घनाभ पढ़ाना था मेरे को। मेरा टॉपिक था घनाभ। तो उसमें मैं मतलब पहले सोच के जाना होता है कि आपको क्या पढ़ाना है वहां पे। घनाभ को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चों के सामने, यही था। तो मैं पहले सब सोच के गया था कि वहां एक चौक का डिब्बा होगा, उसको मैं समझाऊंगा कि ये घनाभ है। ठीक है, मैं बैठा हुआ था, मेरा नंबर आने वाला था, बच्चे पढ़ा रहे थे आगे से आगे। तो मैं बैठा हुआ था, अचानक मैंने सोचा कि जो चौक का डिब्बा है इसको समझाना थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा एक अलग तरीके से समझाते हैं बच्चों को कि किस प्रकार ठोस आकृतियां सामने आती है। जैसे आप 2D आकृतियों को जानते हो, मतलब 2 विमाएं वाली कौन सी, जैसे आयत है, वर्ग को जानते हो, त्रिभुज को जानते हो, ये याद है। परंतु ये कौन सी आकृतियां हैं? 2 विमाओं वाली, जिनमें 2 विमाएं हैं। तो जब 3 विमाएं कैसे हो, तो मेरे पास कॉपी थी कि इससे समझाते हैं। तो मैंने कैसे समझाया, मैं वही चीज यहाँ समझा रहा हूँ। मैंने चौक के डिब्बे वाले प्लान को तो एक तरफ रखा और नया प्लान हाथों हाथ बनाया कि इसे समझाते हैं कि घन घनाभ कैसे बनता है। इधर सुनो, आपके पास एक किताब है, तो
इस किताब का ये पेज देखो, ये आपको कैसा लग रहा है 2D, जैसे ये चौड़ाई और ये क्या हो जाएगी लंबाई, कौन सी आकृति है 2D आकृति, ठीक है। तो अभी कितनी विमाएं हैं, 3 विमाएं। जब आप इस एक विमा पर मतलब 2 विमाओं वाली इस आकृति पर एक और पेज रखोगे, फिर एक और पेज रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, तो आप देखोगे जैसे आप पेज रखते गए तो आप देखोगे कि पहले कौन कितनी विमाएं थी, 2, एक तो चौड़ाई थी, एक क्या थी लंबाई। जैसे पेज रखते गए, एक आयत के ऊपर आयत रखते गए, एक तीसरी विमा ने जन्म लिया, कौन सी विमा, ऊंचाई। एक ऊंचाई बनती गई, तो एक ये विमा एक नई विमा क्रिएट हुई, कौन सी, ऊंचाई। तो अब जो आकृति बनी है ठोस आकृति, वो अब ठोस आकृति हो गई। और ऐसे फिर वो किसका निर्माण हो गया, घनाभ का। जैसे कि अगर आप त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रखते जाओगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, एक प्रिज्म का। प्रिज्म देख रहे हो आप, पिछली क्लास में आपने भी प्रिज्म देखा था, अभी पढ़े हो आप साइंस में, तो वो प्रिज्म बन रहा है। अगर आप वर्ग के ऊपर वर्ग रखते जाओगे तो किसका निर्माण हो रहा है, घन का निर्माण। तो पहले कितनी विमाएं थी, 2 ही विमाएं, तो उनका आप क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई निकालते हो। पर जैसे एक तीसरी विमा आ जाती है तो वो कौन सी आकृति हो जाएगी, ठोस आकृति। अब ठोस आकृति में घन है, घनाभ है वगैरह, तो कहां तक लिख लिया आपने, ठोस आकृतियां कहलाती है। फिर नीचे अगले लाइन में लिखो, ठोस आकृतियां निम्न है। ठोस आकृतियां निम्न है, कुछ एक नाम लिख लो। ठोस आकृतियां निम्न है, लिखो घन, घनाभ, घन घनाभ शंकु, घन घनाभ शंकु, बेलन, ठीक है ना, गोला, ऐसे लिख लो। कुछ एक अपने मन से लिख लो, कुछ और एक आ रही है क्या मन में, हाँ, अर्धगोला लिख लो एक, ठीक है। ये तो होगी इनके बारे में जानकारी, ठोस आकृतियों के बारे में जानकारी। अब इधर सुनो, अब ठोस आकृतियों का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, ये तो हो गई ठोस आकृतियां की जानकारी, क्या होगी ठोस आकृतियां, समझ गए। अब टॉपिक डालो, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या टॉपिक रहेगा, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। टॉपिक डाला, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं लिखवा देता हूं, फिर अभी समझा दूंगा इसको। ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिखना, ठोस आकृतियों का, ठोस आकृतियों के, क्यों लिखना, ठोस आकृतियों के सभी पृष्ठीय भागों द्वारा, ठोस आकृतियों के सभी पृष्ठीय भागों द्वारा, सभी पृष्ठीय भागों द्वारा, एक मिनट यहां तक इस बात समझ में आई, सभी पृष्ठीय भाग। कौन से पृष्ठीय भाग, ये एक ठोस आकृति है, तो इस ठोस आकृति का कौन सा पृष्ठीय भाग, जो भी आपको देखो, ये आपको एक ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये भी एक पृष्ठीय भाग है, ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये भी एक पृष्ठीय भाग है, ये वाला एक हिस्सा नजर आ रहा है, ये भी पृष्ठीय भाग है, ये एक हिस्सा नजर आ रहा है, ये भी पृष्ठीय भाग है। तो एक घन घनाभ के लिए या कोई सी भी ठोस आकृति, उसका जो पृष्ठीय भाग आपको दिख रहा है, उसके द्वारा क्या लिखा, पृष्ठीय भाग द्वारा समतल पृष्ठ पर, पृष्ठीय भागों द्वारा समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर घेरा गया स्थान, पृष्ठीय भागों द्वारा समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान ठोस आकृतियों का, घेरा गया स्थान ठोस आकृतियों का, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। आ जाएगी बात समझ में।
तो ये हुई पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब समतल में इस ठोस आकृति द्वारा इसके जो सभी पृष्ठीय भाग है, मैं इस बुक को यहाँ पे रख दूं, इस टेबल पे रख दूं, तो इस घन ये आप क्या मान सकते हो, सो घन आप, तो इसका इस पृष्ठीय भाग द्वारा इस समतल पृष्ठ पर, इस टेबल पर कितना भाग घेरा गया, वही उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पृष्ठ का, ओनली इस पृष्ठ का, अगर मैं इसको यूं रखूंगा तो ये वाला पृष्ठ समतल पर ये रखा जा रहा है, यूं रखूंगा तो ये वाला रखा जा रहा है, तो सभी पृष्ठीय भागों द्वारा समतल पर जो स्थान घेरा जा रहा है, अगर इधर रख रहा हूं तो ये इतना आगे तो स्थान घेरेगा, तो पृष्ठीय भागों द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है समतल पृष्ठ पर, वही क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाइए बात समझ में। अब टॉपिक क्या रहेगा अपने, आयतन। तो टॉपिक डालो, ठोस आकृतियों का आयतन। देखो आयतन में और अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक शब्द का अंतर रहेगा, ज्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा, सुनना। आयतन, टॉपिक डाला क्या, ठोस आकृतियों का आयतन। लिखो इसमें। वैसे कोई बता सकता है क्या आयतन की क्या आएगी परिभाषा, आप में से कोई? ठोस आकृति द्वारा घेरा गया स्थान। हाँ, तू भी सही शब्द आ रहा था, तेरा भी नहीं, वो भी सही है, बट हमेशा जैसे बड़े जाने वाला, तुम एक बड़े शब्द, हाँ ठीक है, ये सही है। उसा तो बोल रही थी बर आ जाने वाला, तो जैसे ये बुक है, इसका भी तो कुछ आयतन है, पर इसमें ना तो अपन पानी भर रहे ना कुछ भर रहे, ठीक है ना, तो हर जगह वो शब्द नहीं ले आयतन का, तुम्हें वो भरा हुआ है माइंड में कि आयतन का मतलब कहीं ना कहीं पानी भरना, कहीं ना कहीं तेल भरना, वही चीज, वही नहीं होता। आयतन का मतलब है कि उस ठोस आकृति द्वारा इस वायुमंडल में, इस वातावरण में कितना जगह घेरी जा रही है, यानी इसके द्वारा। देखो यहाँ अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ एक हवा है, ठीक है, ये मान लो हवा भरी हुई, मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ, तो इस बुक ने यहाँ से कितनी हवा को रिप्लेस किया, ये कितनी जगह घेरी है, या फिर ये मैं खुद ही इस जगह कितना जगह घेर रहा हूँ, तुम इस रूम में कितनी हवा को बाहर फेंक रहे हो, तुम उस हवा की जगह बैठे हो, यही आयतन है, ठीक है ना, यही क्या है, आयतन। तो वातावरण में किसी भी आकृति द्वारा जो भी स्थान घेरा जा रहा है वायुमंडल में, वही उसका क्या है, आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल था कि ठोस आकृति द्वारा समतल पृष्ठ पर, यानी मैं यहाँ रख रहा हूँ, इस समतल पृष्ठ पर कितना स्थान वो घेर रहा है, वो उसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके सभी पृष्ठीय भागों द्वारा समतल पृष्ठ पर घेरा गया स्थान, वो तो था पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन क्या होगा, ठोस आकृति द्वारा वातावरण में घेरा गया टोटल स्थान, वही क्या हो जाएगा, आयतन। तो इसमें लिखना लिखना ठोस आकृतियों द्वारा, ठोस आकृतियों द्वारा ठोस आकृतियों द्वारा वातावरण या वायुमंडल, वातावरण या वायुमंडल में घेरा गया स्थान, ठोस आकृतियों का आयतन होता है। तुम्हारा कहना भी सही है कि एक गिलास में पानी भर रहे हैं, क्या वो आयतन ही, वो भी आयतन है, क्योंकि उस गिलास में पहले क्या भरी हुई थी, हवा। अब हवा के स्थान पे आप क्या भर रहे हो, पानी, तो उस पानी ने उस हवा को रिप्लेस करके वो भरा, तो उस जल का आयतन क्या होगा। अब जल का आयतन क्या होगा, गिलास में जो जगह भरी वही है, तो गिलास का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, उस पानी का आयतन। तो वो बात भी सही है, ठीक है ना, परंतु आप उसी द्रव पे मत जाओ हमें साथ कि उस गिलास द्वारा वातावरण में क्या स्थान घेरा गया, वही पानी का आयतन हो जाएगा। तो आयतन ये हो गई परिभाषा। अब अपन क्या करते हैं, जो भी अपने सिलेबस में ठोस आकृतियां है, देखो इतनी देर से मैंने कहीं पे भी नहीं लिखवाया कि घन का आयतन होगा,
घन आपका आयतन होगा। कहीं पे नहीं लिखा, क्या लिखा है, ठोस आकृति। अब ठोस आकृतियों में जो भी ठोस आकृतियां हो जाएगी वो, अब आपके सिलेबस में कौन कौन सी ठोस आकृतियां हैं उनके लिए इन सभी चीजों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्या करते हैं, सूत्र पढ़ते हैं। एक और ये, चलो मैं उसको बाद में लिखवा दूंगा। पहली आकृति डालो घन, घन को पढ़ते हैं अपन। बनाना आता है ना घन को, कैसे बनाते हैं, एक वर्ग बनाओ, ठीक है ना, ऐसे वर्ग बना दिया, फिर इसके लंब सेंटर पे एक इसी प्रकार जितनी भुजा का ये घन बनाया आपको वर्ग बनाए, ऐसे एक और वर्ग बना दो इसको काटते हुए इसके ऊपर, ऐसा लगे कि ये वर्ग है, इसी के ऊपर एक और वर्ग बना दिया, ठीक है ना। अब फिर आप क्या करो, इनको मिला दो, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका एक घन, ठीक है ना, एक बिल्कुल चौकोर सा डिब्बा, ये क्या हो जाएगा, घन। आ जाएगी बात समझ में। तो इस घन का अपन को क्या लिखना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर सुनो, घन का, अब घन वर्ग है ना, इधर सुनो, ये मतलब वर्गाकार है ना, तो इधर सुनो, अगर मैं इसकी एक लेयर लूं, नीचे वाली लेयर लूं, तो वो एक क्या है, वर्ग है। और उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जानते हो ना तुम, भुजा स्क्वायर यानी, या फिर यूं कहो कि भुजा इंटू भुजा, ये होता है। अब इधर सुनो कि एक लेयर का नीचे देखो, मैं इसको मान लो कुछ देर के लिए आप इसे ही मान लो कि ये क्या है, घन है, तो इसका इस नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ओनली भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली जो सतह है ये तो अब आपको आयताकार नजर आ रही है, परंतु अगर मैं इसको घन लूं तो ये भी कैसी है, वर्गाकार, ये भी कैसी है, वर्गाकार। ऐसे कितनी सतह है इसमें, 6। कितनी सतह है, 6। वैसे तो नहीं तो चाहो तो तुम ऊपर नोट लगा के लिख सकते हो, घन व घनाभ में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक। कितने फलक, ऐसे कितने फलक है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे वर्गाकार फलक कितने हो जाएंगे इसमें, नीचे वाले जैसे कितने हो जाएंगे, 6। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर। आ जाइए बात समझ में। मैं तुमसे कहूं कि इसकी 4 ही फलकों का क्षेत्रफल चाहिए मुझे, कितने फलकों का, तो 4 भुजा स्क्वायर। यानी मेरे को किसके पेंट करना है, इसके कलर करना है, मेरे को ओनली न तो छत पे करना है न पृष्ठ पे पेंट करना है, मेरे को इसको ओनली 4 दीवारों पे पेंट करना है। तो फिर मैं यहाँ पे कितने 6 के स्थान पे इससे गुणा कर दूंगा 4, क्योंकि कितनी फलकों का मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, 4 फलकों का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा। आ जाइए बात समझ में। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक मिनट जो अब मैंने अभी बोला वो भी लिख लें। घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। आ जाइए बात समझ में। ये तो हो गया क्षेत्रफल। इसके अलावा देखो क्षेत्रफल, अब घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है, देखो जो सुनो, घन का आयतन के बारे में मैं अभी एक नंबर नोट लगा के लिखवा दूंगा, एक लाइन। देखो आयतन क्या होता है कि किसी भी आकृति का, सुनना इस बात को ध्यान से, किसी ने नहीं लिखवाई होगी ये बात हमारे, किसी भी ठोस आकृति का आयतन वो चीज होती है कि उसके जो आधार है ना, अब आधार क्या होता है कि ये है, ये आप घन आप मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसका जो नीचे वाला शेर ये एरिया है, जहाँ पे कहीं पे रखेंगे तो वो जो क्षेत्र इसका टच होगा वो आधार है। उस आधार के क्षेत्रफल को अगर उसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो फिर क्या निकल के आता है, आयतन। क्या निकल के आता है, आयतन। तो ये बताओ मेरे को, इसका जो आधार है, आधार क्या है, वर्ग है, उसका क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर। अगर भुजा स्क्वायर को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो क्या इस घन का आयतन आ जाना चाहिए, जैसे मैंने कहा है। तो क्या आता है, क्या इसका जो ये मान लो ये भुजा क्या है, ए, ये वाली भुजा भी क्या है, ए, सभी भुजाएं ए ही है ना, ठीक है ना। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, मैंने कहा क्या कि भुजा स्क्वायर कि आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो क्या निकल के आ जाता है, आयतन। तो इसकी भुजा स्क्वायर और इसको एक और ऊंचाई भी तो क्या है, भुजा ही है, तो एक और भुजा से क्या कर दो,
गुणा कर दो, तो फिर इसका क्या निकल के आएगा आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। अब आप कहोगे कि सर ये यहाँ तो लागू हो गई कि आपने भुजा से गुणा किया, क्या ये घनाभ में भी लागू होगा क्या? अब घनाभ के लिए आयतन क्या होता है, पहले घनाभ का जो घनाभ है, ये दूसरी आकृति हो जाएगी अपने, क्या हो जाएगी, घना। देखो घनाभ का मैं पहले भी ऐसे क्या लिखाऊंगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखाऊंगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक मिनट, ये लंबा हो जाएगा, यहाँ लिख दूं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो नीचे की जो फलक है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी ये कौन सा हो गया, यहाँ, अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ तो प्लस आएगा ना। तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी एक फलक ऐसा है जहां पर ओनली क्या है, चौड़ाई हो और क्या है, ऊंचाई, और एक फलक क्या है, लंबाई इंटू ऊंचाई। ऐसे कितने फलक हुए, एक फलक, दूसरा फलक और तीसरा फलक, ऐसे कितने फलक थे, 6। कितने फलक थे, 6। तो इसके आगे क्या आ जाएगा, 2। कैसे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई वाला भी कितना फलक है, 2। देखो ऊपर भी फलक ऐसा, एक सेम फलक नीचे। ठीक है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जहां पर क्या है, एक ये चौड़ाई है, देखो ये मतलब ये वाली, ये तो चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई। ऐसे कितने फलक है, एक तो इधर है, एक इधर है, तो ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई वाला भी कितना हो गया, 2। एक ही लंबाई इंटू ऊंचाई, ये रही लंबाई और ये रही इसकी ऊंचाई, तो ऐसे भी कितने फलक है, 2। तो घनाभ का संपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रफल, यानी ऐसी किताब आ जाए, घनाभ आ जाए, उसका संपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। अब कोई बच्चा कहे कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई को मैं बाद में लिखना चाहता हूँ, इसको पहले तो लिख लो आप किसी भी जिससे भी चाहो, परंतु ये इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया, और इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तुम सब ये सूत्र आगे लिखना ना, मेरे आगे जगह नहीं है, इधर लिख रहा हूं। तो ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वैसे आप इसको देखोगे ना, ये वाला बराबर का चिन्ह यहाँ लगाना, तुम तो इसके आगे लिखना। वैसे इसको देखोगे ना तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कुछ है क्या, पढ़ा हुआ है क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है, ये आयत का परिमाप, यानी आयत के परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दें तो उस घनाभ की 4 दीवारों क्या जाता है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। आ जाएगी बात समझ में। तो ये किसका आ गया, देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आ गया, घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, और घनाभ का क्या लिख रहा हूं मैं, आयतन। घनाभ का आयतन। अब फिर मैंने वही बात कहूंगा कि किसी भी ठोस आकृति का आयतन निकालना है तो उसके जो आधार का क्षेत्रफल है उसको किससे गुणा कर दो, ऊंचाई से गुणा कर दो। अब इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार यही है, कैसा है आधार, एक आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लो, लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयतन निकालना है तो उसको किससे गुणा कर दो, ऊंचाई से। तो ये मैंने किससे गुणा किया, ऊंचाई से। आ जाइए बात समझ में। तो फिर घनाभ का आयतन भी क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो इनको इंग्लिश शब्द भी यूज ले लेते हैं बच्चे, 2 इंटू एल बी प्लस वो करके, वो कर लोगे ना तुम, ठीक है ना। लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से, जैसे इसको लिखना चाहे तो एल बी ऐसे भी लिखते हैं, लंबाई
बी चौड़ाई, एच ऊंचाई। आ जाए बात समझ में? तो ऐसे भी लिख लेते हैं। तो इसका चित्र नहीं बनाया, बना देना इसका भी। आ जाइए बात समझ में? तो घन का ये सूत्र लिखो, घन आपका ये लिखो, और एक काम करो क्या, आयतन लिख रखा है तुमने पहले, तो एक नोट लगा के एक लाइन लिखो। अच्छा टॉपिक लगा दिया, चलो फिर ये लिख लो, फिर नोट बाद में बता दूंगा। चलो ये लिख तुम, हाँ हाँ ये लिख, पहले ये लिख लो 2 लाइन बस। यहां तक उतार लिया ना? एक नोट लगा के लिखो। जो बाद में बोल रहा हूं ना कि किसी भी आकृति का आयतन आपको निकालना है तो उसके आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो, ऊंचाई से। क्या निकल जाता है? आयतन। तो लिखो इसमें, किसी भी ठोस आकृति का आयतन, किसी भी ठोस आकृति का आयतन, किसी भी ठोस आकृति का आयतन उसके आधार के क्षेत्रफल को, उसके आधार के क्षेत्रफल को उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने पर, ऊंचाई से गुणा करने पर, ऊंचाई से गुणा करने पर प्राप्त होता है, ऊंचाई से गुणा करने पर प्राप्त होता है। आ जाएगी बात समझ में? यानी किसी ठोस आकृति का आयतन उस ठोस आकृति के आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। जैसे कि आपको अभी तक तो समझ में आ गया कि ये ठोस आकृति घन आपती, घन आपका आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इसकी आयतन निकालने तो किससे गुणा कर दिया? ऊंचाई से, आयतन आ जाएगा। घन के लिए किया। अब अपनी अगली आकृति रहेगी 3rd नंबर की बेलन। क्या रहेगी? बेलन। अब इधर सुनो, ये बेलन, ठीक है ना? बेलन क्या होगा? जैसे कि वही समझते हो ना, इस प्रकार एक आकृति, देखो ये एक बेलन की तरह बना दूं तो इसमें देखो 2 हिस्से नजर आएंगे आपको। देखो ये इसकी क्या हो जाएगी, क्या कहलाएगी? हाइट। इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई, हाइट। और ये इसका मतलब जो बेलन है वो जो उसका आधार है, देखो ये बेलन, ठीक है ना? ये बेलन, ये इसका जो आधार है, अगर इस आधार को तुम देखोगे ना, ये आधार एक वृत्त की तरह होगा। कैसा होगा? एक वृत्त की तरह। तो इस वृत्त की जो ये वाली त्रिज्या होगी, ये इस बेलन की क्या हो जाएगी? आपके त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। आ जाएगी बात समझ में? तो ये ऊंचाई और ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या। ये ऐसे कैसे कहां भी होगी? ऊपर भी। ये क्या होगी? तो बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इधर सुनो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा कि बेलन का वक्र, वक्र मतलब मुड़ा हुआ भाग, उसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओनली मुड़े हुए भाग का क्षेत्रफल। तो ये जो बेलन, इसको आप बेलन मान लो, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि आपको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है। देखो अगर संपूर्ण की बात की जाए, मैं भी अगला सूत्र लिखूंगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, उसमें तो आएगा कि आपको इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, और ये जो वक्राकार भाग है, इसका मुड़ा हुआ भाग है, इसका भी संपूर्ण में तो वो आएगा। परंतु ओनली बात आ जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो इसका मतलब है कि आपको ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल नहीं निकालना, ओनली घूमे हुए इस वक्र का क्षेत्रफल। तो ये होता है क्या? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। आ जाइए बात समझ में? और आपको बेलन का क्या निकालना हो? संपूर्ण। 1 मिनट इधर सुनना, ये मैंने आर लिखा, बाकी ये जो वक्राकार भाग है या फिर ये जो वक्राकार भाग है नीचे वाला आधार, एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? याद है तुम्हें? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये जो आधार है ये कैसा है? एक वृत्त है, वृत्त के जैसा है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर। यानी इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। मैं क्या लिख रहा हूं? बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, इसके वक्र का क्षेत्रफल क्या था, 2πr(h), यही था। इसमें मेरे को ऊपर का जो आधार है ऊपर, वो भी कैसा है, एक वृत्त, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। नीचे है वो भी एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। ये भी जोड़ दिया इसमें। अजय बात समझ में। अब इसको आप देखो, सूत्र बनाओ कंप्लीट, देखो रटना नहीं है, समझ लो कि सूत्र कैसे आया। πr² मतलब 2πr² हो गया मामला। कितने πr² हो गए, 2, तो 2πr²। अब यहाँ से मेरे को बताओ कॉमन क्या आ रहा है, देखो दो दोनों जगह, पाई भी दोनों जगह, आर भी दोनों जगह, यहाँ 2 आ रहे, यहाँ सिंगल आ रहे, तो आप कॉमन क्या लोगे, 2πr, यही कॉमन लोगे। तो 2πr कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा, h, और यहाँ से क्या बचा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr, r+h या h+r। अजय बात समझ में। इधर सुनो, ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गए, ओनली इसका। संपूर्ण का समझ गए, यानी ऊपर का भी, नीचे का भी, और इस वाले एरिया का। अब इसका क्या निकालना है, आयतन, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या कहा मैंने, कि आधार का जो क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या है, πr²। इस आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो, ऊंचाई से, तो क्या आ जाता है, आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, πr²। इसको आयतन निकालना है तो किससे गुणा कर, तो πr²h, किसका क्या कहीं का आ गया, ये आयतन। आ जाए बात समझ में। तो आयतन का लिए πr² × h, किसका, आयतन का गया। एक काम करो, और इसमें इस बेलन के आधार कभी कभी ये भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो लिख लो बेलन का आधार। बहुत को याद नहीं रहेगा तो ये लिख लो, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, πr। आधार क्या होगा, एक वृत्त की तरह होगा, वृत्त का जैसा बा, तो वृत्त, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको, तो ये उतारो, यहां तक उतार लिया ना। अब अगला देखो, अगला क्या आएगा, शंकु। आपके सिलेबस की अगली टॉस आकृति है शंकु। हाँ, एक काम करना, देखो जहां जहां पे मैं क्षेत्रफल लिखवा रहा हूं ना, उसके क्षेत्रफल की अगर तुम इकाई लिखना चाहो तो इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई, ठीक है ना। और मात्रक लिखना चाहो तो वर्ग इकाई, जैसे सेमी आ गया तो सेमी वर्ग, ठीक है ना। और अगर जहां आयतन है वहां पे आपके लिखोगे घन इकाई, ये आप मात्रक के रूप में लिख सकते हो इनका, ठीक है। अब अगली आकृति क्या आ रही है अपने, शंकु। शंकु, इधर सुनो, शंकु क्या होता है पहले ये देख लो। एक गांव देखा है आपने, गांव की ढेर देखा है, तो गांव को जैसे आप कहीं पे लगाते हो ढेर, तो उसकी जो आकृति होती है ना, वो एक शंकु की तरह होती है। देखा है आपने, एक ऊपर त्रिकोणा सिरा, फिर नीचे एकदम फैली हुई, तो वो जो एरिया है, देखो इधर सुनो, इस ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे, शंकु। ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट, यानी सीधी ऊंचाई। ये इसकी क्या होगी, आर। आ जाएगी बात समझ में। तो इधर सुनो, सबसे पहली बात तो यही आ जाता है कि तिर्यक ऊंचाई ये कैसे निकाली जाए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल, ये कैसे निकलती है, देखो इधर सुनो, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये समकोण बन रहा है, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये आधार, और ये क्या हो जाएगी, लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी ये निकालनी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, यानी h² प्लस क्या हो जाएगी, r²। लंब का स्क्वायर प्लस आधार कर लिख सकते हो। और यहाँ से ओनली l का मान निकालना है, तो √h² प्लस क्या आ जाए, r। अच्छा, ये बात समझ में। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर आपको h दे रखी है, r दे रखी है, तो l निकाल सकते हो। कैसे, उनके वर्गों का योगफल करके उसका क्या निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो, ठीक है। ये तो हो गए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। वक्र का मतलब ओनली आपको ये जो दिख रही है आकृति, आकृति कोणाकार, इसमें ओनली ये वाला भाग, इस नीचे वाले क्षेत्र को छोड़ो आप, ओनली ये जो आपको ये त्रिभुजाकार दिख रहा है भाग, चारों ओर त्रिभुजाकार भाग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल यानी वक्र का नीचे वाले आधार को छोड़ो आप, इस वक्र का क्षेत्रफल होता है तो वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या हो गई भाई? तिर्यक ऊंचाई। आर क्या हो गई? त्रिज्या। और पाई जानते हो 22/7। तो ये तो शंकु का पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का संपूर्ण में क्या कि इसका जो वक्र वाला भाग है ये भी आ गया, और इसके जो आधार है वो भी क्या है? आ गया। अब आधार ये बताओ, जो भी आधार है वो कैसा है? वृत्त के जैसा है। कैसा है? वृत्त के जैसा। तो देखो इधर सुनो, इसका जो वक्र है उसका क्षेत्रफल तो क्या हो गया? पाई आर एल, प्लस इसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ रहा है तो इसमें क्या जोड़ देंगे? पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल ये होगा क्योंकि वो कैसा है? वृत्त के जैसा। तो यहाँ से ये देखो कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा? एल, और यहाँ से क्या बचा? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। आ जाइए बात सुन में। तो अगर वक्र की पूछे तो पाई आर एल, और अगर संपूर्ण की बात करें ये वाला भी नीचे वाला भी तो पाई आर एल प्लस आर। मैं कल जब सुनूंगा तो ये सारी अलग अलग चीजें पूछूंगा, कभी कि वक्र का बताओ तो ये बताना है, संपूर्ण का पूछू तो ये बताना है। कल सारे सूत्र सुनूंगा। ये सुनो, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या लिखूंगा? शंकु का आयतन। ये जैसे मेरे को याद है ना वैसे तुम्हें भी याद हो जाना चाहिए कल तक। आयतन। अब आयतन सुनो, इधर सुनो, अगर इस शंकु में, इधर सुनो, ये बेलन है, ठीक है, इस बेलन का आयतन क्या था? पाई आर स्क्वायर है। कैसे आया था? आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दिया था? ऊंचाई से। ये किया था। शंकु कब बना? ये तो शंकु बना, यानी इस हिस्से को क्या किया तुमने? हटा दिया। ये हटाया ना, तो इसका ये कौन सा भाग है? 1 2 3। कितने भाग थे इस बेलन के? कितने भाग थे? 1 2 3। तो ये ओनली ये वाला जो भाग है शंकु का, ये कौन सा भाग है? 1/3। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही बात समझ में? तो शंकु का आयतन क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वही आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा किया, और इसके जो बेलन था उसका 1/3 भाग है ये शंकु। अजय बात समझ में? तो फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये शंकु का ये उतारो, यहाँ तक उतारो, ये मिटा रहा हूं मैं, फिर अगली आकृति करते हैं। उतार ले यहाँ तक। अब अगला आकृति देखो, गोला और अर्धगोला दोनों बच रहे हैं, दोनों को साथ करते हैं ना, डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि क्या है। इधर सुनो, ये तो गोला, और इधर कौन सी आकृति थी? 5वीं, और ये 6वीं। अर्धगोला। अर्धगोला कैसे? ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ठीक है, और ये गोला तो देखो इधर सुनो, अब देखो देखो ये तो क्या है? 3D आकृति है। अब मेरे को यहाँ 2D भी बनाना पड़ रहा है। आपकी एक जो गेंद है, बॉल है, फुटबॉल है, वो एक क्या है? गोला। अब उसको यहाँ बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा एक मैंने बनाया कि आप समझ लो कि एक गोला है। ठीक है, अब इधर सुनो, गोला में दो ही चीजें हैं, एक तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। क्या चेंज रखोगे? संपूर्ण में तो 4 आएगा,
पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले में क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें दूसरी बात है कि गोले का आयतन, यहाँ 4 है ना, इसके बटे में क्या कर दो 3, 4/3। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या कर दो क्यूब, पाई 4/3 पाई आर क्यूब। किसका आयतन हो जाएगा, गोले का। 4 के स्थान पे तो 3 कर दो, स्क्वायर है वहां क्या कर दो क्यूब। ठीक है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन क्या होगा, यहाँ 4/3 था, यहाँ 2/3 है। कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। आ जाए बात समझ में। इसका मामला तो कंप्लीट है। इसमें ये दो चीजें, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। इसमें देखो संपूर्ण का तो मतलब समझ गए कि ये जो वक्र वाला भाग है ये, और इसका ऊपर वाला भाग है। संपूर्ण में तो ये आ गया, आयतन में क्या आ गया, समझ गए हो कि ये कितना भाग घेर रहा है। अब इसमें देखो एक और आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब समझ गए, यानी इसके आधार को हटा दो आप, यानी इस एरिया को क्या कर दो, आधे भाग को हटा दो। ये जो ओनली गोलाकार नजर आ रहा है यही है, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ओनली इस वक्राकार भाग का। ठीक है, तो अर्धगोला हो गया गोला। अब कल तक आपके सारे सूत्र याद करने हैं ना। आज के लिए फिर इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।